मतलब शेयर सर, करना होगा, शेयर करना नमस्कार नहीं। दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच ग्रीन टीवी की टीम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक जो है वो सही जानकारी पहुंचा सकें, हम आप तक पहुंचा सकें कि आपके लिए क्या और ऑप्शन है, कैसे आप रोजगार पा सकते हैं। ये सब चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच आज हम बात करेंगे एनजीओ की कि कैसे जो है वो एनजीओ इस कोविड-19 महामारी के बीच काम कर रहे हैं और उन खासकर जो लोग शहर से गांव की ओर लौटे हैं उनके रोजगार के लिए इन्होंने क्या विकल्प निकाला है, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एलसी शर्मा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईआईआरडी के। तो आइए स्वागत करते हैं एलसी शर्मा सर का और जानते हैं इनसे इन सब चीजों के बारे में कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्लानिंग कर रहा है। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे आप अभी हमारा वीडियो देख सकते हैं, तो आप कमेंट करके सर से सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब हमारे जरिए सर दे सकें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर एलसी शर्मा सर का। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आईआईआरडी के बारे में थोड़ा सा बता दें, जिससे कि इनको सवाल पूछने में भी आसानी हो। जी, इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट यानी आईआईडी की इस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुई थी और 2010 में एज सेक्शन 25 एज सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में हम अस्तित्व में आए हैं। तब से लेकर हमारा जो फोकस रहा है रिसर्च, स्टडीज, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी एरियाज में हम काम करते रहे और हिंदुस्तान में करीब 22 राज्यों में हमारे फुटप्रिंट्स हैं और गवर्नमेंट के साथ, नॉन गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिटीज के साथ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ, सभी के साथ लगभग डिफरेंट इंटरवेंशंस में हम सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जी सर, पिछले 3-4 महीने से जो है वो हम लोग कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो एज अ एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते आप हमें बताएं कि एनजीओ ने क्या-क्या मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मैक्सिमम जो एनजीओ की अगर हम बात करें तो फार्मर्स के लिए काम करते हैं या फिर एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करते हैं। तो आप लोगों ने कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना किया? देखिए, कोविड-19 ने समाज के सभी तबकों के लिए एक स्टैग्नेशन तो क्रिएट की है। जो भी रूटीन के ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रहते थे वो सभी प्रभावित हुए हैं। हम अपनी भी अगर बात करें, हमारे जो प्रोजेक्ट्स करीब 8-9 स्टेट्स में कंटिन्यूड अभी भी चल रहे थे ड्यूरिंग कोविड भी, लेकिन कोविड के इम्पैक्ट से वो सारे प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। मूवमेंट डिफरेंट स्टेट्स को जानी बंद हो गई है और इससे हमें अल्टरनेटिव जो मॉडल्स हैं सोशल बिजनेस के, उनको एक्सप्लोर करना पड़ा। उससे एक अवसर भी मिला कि हम अल्टरनेटिव मॉडल्स क्रिएट करके लोगों की सेवाओं को कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा एक सवाल ये था कि मूवमेंट कहीं नहीं हो पाई है, काम जो बाहर होने थे वो नहीं हो पाए हैं। सभी लोगों को सस्टेन करना, जो भी टीम थी, स्टाफ की टीम थी, उन सबको इंगेज करना और मीनिंगफुल इंगेज करना वाज डेफिनेटली ए चैलेंज। और इस चैलेंज के लिए वी हैव टू कम अप विद डिफरेंट अल्टरनेटिव मॉडल्स, कुछ सस्टेनेबल मॉडल के साथ फिर हम आए हैं। जी सर, इसके अलावा जो हम हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं सबका मैं स्वागत करना चाहूंगी कि आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा आपसे वो होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर, क्योंकि जनरली जो है अभी हम सभी को पता है कि शहर से बहुत सारे लोग वापस अपने घर की तरफ आए हैं, अपने घर लौटे हैं। चाहे हम कह सकते हैं कि डर के मारे या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे मजदूर लौटे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए क्या-क्या चीजें कर रही हैं और कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, ये सब मैं जानना चाहती हूँ आपसे।
जी, बहुत दिलचस्प प्रश्न है। पहले तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम अपनी बात करते हैं। जो हमारी ह्यूमन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का अपना ह्यूमन सोर्स था, उसको भी मीनिंगफुल एंगेजमेंट का एक इशू हो गया था, बिकॉज बाहर जो भी सब लोग थे वापस अपने घरों में चले गए, और हिमाचल के लोग थे हिमाचल वापस आ गए हैं। उनके लिए काम क्रिएट करना एक चुनौती थी। और इसके बाद जो बाकी दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं भी थे, वो भी लोग सभी, जो राइटली आपने कहा है कि अपने अपने घरों में गए हैं, मूवमेंट बंद हो गया है, और लाइवलीहुड की चुनौतियां सभी को रही है। तो हमने बहुत इनोवेटिवली इस पीरियड को यूज किया है, और हमें खुशी है ये बात कहते हुए कि ना केवल हमने अपनी जो मैन फोर्स थी, ह्यूमन सोर्स था, उस सबको इंगेज कर दिया, और वो भी मीनिंगफुल एक्टिविटीज में। इसके अलावा जो दूसरे लोग भी थे, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं। आज जबकि पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट रिट्रेंचमेंट की वजह से, या लोग सिक्योरिटी रीजन से नहीं निकल पा रहे हैं, या इंडस्ट्रीज भी कुछ बंद भी हो गई हैं, कुछ ने अपने ऑपरेशंस मिनिमाइज कर दिए हैं, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एज ए होल हुई है सब जगह ये सिचुएशन। लेकिन हमने इस दौर में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जिन इनिशिएटिव्स को मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जी सर, आप उन इनिशिएटिव के बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या इनिशिएट किया है और कैसे जो है वो रोजगार दे रहे हैं आप, या फिर कैसे किसी को अगर जुड़ना हो आपके साथ तो कैसे जुड़ सकते हैं, ये बताइए आप। जी, पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इस कोविड-19 के दौर में बहुत लोग स्ट्रेस के भी शिकार हुए हैं, मानसिक तनावग्रस्त हुए हैं वेरियस रीजन से। वो एक रीजन है कि लाइवलीहुड नहीं है, इनकम नहीं है, दूसरा रीजन है कि घर से मूव नहीं कर पा रहे हैं, चार दीवारी के अंदर ही रहना पड़ रहा है, कनेक्टिविटी लोगों से मिनिमाइज हो गई है, बहुत सारे रीजंस रहे हैं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्लिम्पसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पे हम हर संडे को 4 से 5 बजे के बीच सेशन देते हैं, और ये साइंस क्या है आध्यात्मिकता के पीछे, वो साइंटिफिक एनालिसिस के साथ हम लोगों के पास आते हैं कि हम इस ब्रह्मांड को, स्वयं को, ईश्वर को जानने की वैज्ञानिक तरीके से कोशिश करें, और ताकि व्यक्ति जो तनावग्रस्त है इस दौर में, उस तनाव का सामना करके आगे बढ़ सके। पहला तो ये कोशिश हमारी रही है। इसमें अडल्ट वर्किंग अडल्ट्स के लिए, अडोलसेंट्स के लिए, जो एल्डर्स है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग थीम पे वेबिनार्स हमने डिजाइन किए हैं, और वो वेबिनार्स दूसरा पार्ट है जो हम डिलीवर करते आ रहे हैं, पीरियडिकली करते रहते हैं। दो, तीसरा, हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो 4 हमने बहुत अहम प्रयोग एक तरह के किए हैं। पहला प्रयोग हमने उत्तर प्रदेश में चंदौली और कासगंज जिले में किया, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, घर में बैठ गए थे, लाइवलीहुड के इश्यूज बहुत क्रिएट हो रहे थे, परेशान थे, हमने मास्क बनाने की वहाँ पे कोशिश की है उन बच्चों के माध्यम से। तो हमने एक छोटा सा इंडस्ट्रियल सेटअप वहाँ पे किया। हमारे अपने भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पे थे, गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वो ट्रेनिंग सेंटर्स भी खाली थे। हमने उन सेंटर्स को इस्तेमाल किया कि उनको प्रोडक्शन हाउस के रूप में कन्वर्ट कर सके, और जो आसपास के लोग थे जिनके लाइवलीहुड छीना गया था इस कोविड-19 के इम्पैक्ट से, उनको हमने द्वारा रोजगार से जोड़ने की वहां पे कोशिश की है। वहां पे करीब डेली 15 से 20 हजार मास्क बन रहे हैं। इससे एक तो लाभ ये मिल रहा है कि अचानक जरूरत ज्यादा बढ़ी है मास्क की देश में, तो वो आपूर्ति उतनी नहीं हो पाई जितने की हमारी जरूरत थी। तो वो भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि डिमांड एंड सप्लाई को हम छोटे से लेवल तक हम भी कंट्रीब्यूट करें, उसको इक्वलाइज करने के लिए, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, और लोगों को रोजगार वहां पे मिल रहा है। और दूसरा इनिशिएटिव हमने लिया है ऑयस्टर मशरूम की कल्टीवेशन के माध्यम से। ऑयस्टर मशरूम हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट है, और कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रोसेस से तैयार होता है। ये मॉडल हमने डिजाइन किया है, और अब फार्मर के साथ हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनको कंप्लीट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और फार्मर्स को हम दे रहे हैं, ताकि उनको सिर्फ देख रेख करनी है उसकी, और जो क्रॉप हार्वेस्ट होती है, जो भी
15-20 दिन के बाद उनको क्रॉप मिलनी शुरू हो जाती है। एक तो अपने परिवार के लिए सब्जी के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनिटी लेवल इससे काफी रिच हो जाता है व्यक्ति का, और दूसरा उसे ये एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योरल मॉडल में भी देख सकते हैं कि जो भी प्रोड्यूस वहां से होता है उसको बेच सकते हैं, मार्केट में उसको बिक्री कर सकते हैं। और हमने एक तीसरी ऑप्शन इसमें ये भी दी है कि वो लोग हमें वापस आके बेचे, हम उनसे खरीदते भी हैं वापस, यानी कि हम टेक्नोलॉजी भी हम दे रहे हैं, नो हाउ हम दे रहे हैं, देख रेख वो कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन उनके पास हो रही है उसको हम वापस भी ले रहे हैं। इस प्रकार से काफी फार्मर्स जो हैं जुड़ने शुरू हो गए हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक दूसरा मॉडल ये है। और तीसरा हमने मॉडल तैयार किया है स्पिरुलिना चिक्की। स्पिरुलिना एक एल्गी है, एक प्रोडक्ट है जो पानी में पैदा होता है, ग्रीन कलर का। ये यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको 21वीं सदी का एक सुपर फूड के रूप में इसको रिकॉग्निशन मिली है। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा इसमें होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। इवन कि अभी एक स्टेट ने, कर्नाटक ने शायद इसको, जो कोविड अफेक्टेड लोग थे, कोरोना वायरस जिनको इन्फेक्शन हो गया था, उन पर भी टेस्ट करके देखा है, उनकी भी रिकवरी काफी फास्ट हुई है। तो इम्यूनिटी के लेवल को बहुत ये रिच करता है। तो हम स्पिरुलिना को मिला के चिक्की भी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी एक सोशल बिजनेस है, तो एम्प्लॉयमेंट इसमें भी क्रिएट हो रहा है। एंड चौथा एक और इम्पोर्टेंट जो वेंचर है वो हमने वेजिटेबल को लोगों तक सप्लाई करवाना, जो वायरस फ्री हो, केमिकल फ्री हो, बैक्टीरिया फ्री हो और पैथोजेंस फ्री हो। ऐसी सब्जी को हम एक मैकेनाइज्ड वे में इसको ओजोनाइज्ड टेक्नोलॉजी से हम ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने के बाद वैक्यूम पैकेजिंग इसकी हो रही है और लोगों तक ये सब्जी, ये शिमला में हमने प्रयोग किया है, बहुत सेफ तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट लेवल जो प्रोसेसेस के हैं वहां पे एंगेज हो रहे हैं, जहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। एंड फिफ्थ जो बड़ा इनिशिएटिव हमारा अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को है वो है मिशन रीव का जो एक मॉडल हिमाचल में हमने पायलट किया था, उसको हम नेशनलाइज करने की प्रोसेस में हैं। आज करीब 238 हमारे साथ इंटर्न्स जुड़े हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ऑल ओवर इंडिया से, लगभग सारे स्टेट से जुड़े हुए हैं। मिशन रीव के लिए आजकल उनकी ट्रेनिंग चल रही है और हमने एक लाइटर वर्जन तैयार किया है रीव का जो नेशनलाइज किया जा सके, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज को ही हम डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा मॉडल हमने तैयार किया है और इसके माध्यम से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या कुछ लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं आईआईटी के साथ, उनको अपने घरों से काम करने का एक बहुत बड़ा ये मौका मिल रहा है। तो इन 5 बड़े इनिशिएटिव्स के माध्यम से हमें खुशी है कि जहां एक ओर से देश भुगत रहा है आज अनएम्प्लॉयमेंट को, लोग लाइवलीहुड ना मिलने से या कम होने से त्रस्त हैं, वहीं पे हम रोजगार की संभावनाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके हमें खुशी होती है जाहिर करते हैं। जी सर, उसके अलावा जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। गौरव जी, शोभित जी, निशा जी, चगन जी, आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से, कैसे जुड़ना है, ये सब चीजें आप जो है वो हमारे जरिए पूछ सकते हैं। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर और खेती की अगर हम बात करें तो जनरली एक किसान जो है वो ये नहीं चाहता कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खेती से जुड़े, जो भी मार्केट की प्रॉब्लम हो या जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन सब की वजह से। तो अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है कि लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट कर सके उसका, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी और इस बीच जो है वो हर बिजनेस पे नुकसान हुआ, हर बिजनेस जो है वो बंद हो गया, हर कंपनी बंद था, लेकिन एक ही बिजनेस जो है, एक ही काम चल रहा था, वो है किसानों का। तो अभी आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है कि कैसे जो है वो एग्रीकल्चर से, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है लेकिन उसके बारे में लोगों को बताने के लिए जहां जहां आप लोग काम कर रहे हैं, जिस जिस गांव में काम कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर की तरफ कैसे जोड़ सकते हैं या फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई प्लानिंग किया है आपने? ये बहुत उम्दा सवाल आपका है। देश में प्रॉब्लम्स ABCD जो मर्जी हो, लेकिन जब तक व्यक्ति भोजन करता रहेगा,
तब तक फार्मर्स को याद करेगा, एग्रीकल्चर को याद करेगा, और ये जी कभी खत्म होने वाली विधा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज इसके बगैर जीवन नहीं है। तो आज की दौर में युवा पीढ़ी का शौक खेती की ओर नहीं है। इसका रीजंस बिकॉज इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और फैसिलिटीज हमारे पास मिनिमम है। तीसरा, टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, जो जो ड्रेजरी लेवल है इंडिविजुअल का, स्ट्रगल का लेवल है फार्मर्स का, उसको कम कर सके। और चौथा, वोलेटिलिटी इसमें बहुत है, मार्केट में कब किसका रेट कैसे होगा पता नहीं है, डिपेंडेंसी वेदर पे ज्यादा है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के उन पर भी डिपेंडेंसी ज्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि नई पीढ़ी इसमें नहीं आना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो पूरे साल भर मेहनत भी करें, हड्डियां तोड़े भी अपनी, और बाद में उनको कुछ ना मिले। ऐसा कोई भी नहीं चाहता इनफैक्ट। तो आज के दौर में हम इस एरिया पे काम कर रहे हैं। हमने एक छोटा सा टूल डिवाइस किया है, वो टूल है माइक्रो प्लानिंग ऑफ फार्मर्स। हम मिनिमम 5 बीघा जमीन जिस व्यक्ति के पास है उसकी माइक्रो प्लानिंग करने की प्रोसेस में है। वहां पे मिट्टी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, और उस जगह में क्या उपज है जो बेहतर पैदा हो सकती है, जिसकी मार्केट वैल्यू, कैश क्रॉप वैल्यू ज्यादा है। ऐसे हम प्लानिंग उस जगह के लिए करें, और पूरा टेक्निकल नो हाउ, पूरा जो इंटरवेंशन प्रोसेस है, कब किस वक्त क्या करना है फार्मर को, वो सब डिजाइन हम करके दें, और वो फार्मर हमारे डिजाइन के हिसाब से वहां पे काम करे, और पूरे साल भर उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे कि उसको एक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, इतना उसको मिलना चाहिए। इस मॉड्यूल पे हम आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेनिंग को लेकर हम काफी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। साथ में जो मैन्योर तैयार करना है फार्मर्स ने घर में बैठे, ताकि केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो मिट्टी को जला रहे हैं उन पर डिपेंडेंसी का लेवल कम हो जाए। खुद वो मैन्योर तैयार करे, उसका इस्तेमाल करे, रिच करे अपनी मिट्टी को, उस पे हम काम कर रहे हैं। और साथ में ट्रीटेड सीड्स फार्मर तक कैसे पहुंचे, और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट एक प्रोसेस होगा जिसमें हम आने वाले टाइम में जाना चाहेंगे। तो कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इस पे नई पीढ़ी को शामिल करना, लाना बहुत जरूरी है। और इसी पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो हम टेक्निकल सपोर्ट जो प्लानिंग को लेकर चाहिए होता है वो, दूसरा हम इनको एक अश्योरेंस, जो मेहनत करते हैं वो मेहनत आना उनको मिलेगा भी वापस की नहीं, वो एश्योरेंस पे हमने काम करना है। और तीसरा, हम अल्टरनेटिव फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, जैसे अभी मशरूम कल्टीवेशन की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि छोटी सी ही जगह में आप उतना उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उतनी कमाई आप कर सकते हैं जितने कि आप बहुत बड़े पैच से, लैंड से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज जब हम युवाओं तक पहुंचाएंगे, मुझे विश्वास है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी चाहेंगे इसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखेंगे। एग्रीकल्चर, इसको जब तक हम एक इंडस्ट्री के रूप में नहीं देखेंगे, इसके इंडस्ट्री के रूप में इसको अपनाएंगे नहीं, तब तक इसमें लोगों का शौक नहीं आएगा। और हम यही चाहते हैं कि इसको इंडस्ट्रीज के रूप में स्टूडेंट्स देख सके, वहां जो नो हाउ उनको चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो हम दे सके। ये एक बहुत बड़ा बदलाव देश में होगा। जी सर, कुछ सवाल हैं जो कि शोभित जी जानना चाहते हैं, और हमारे कुछ दर्शक हैं जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हीं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सर, वो शोभित जी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी संस्था मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है, जिससे किसान उनका अपना उत्पाद जो है आपकी संस्था के जरिए उचित रेट में बेच सकते हैं। तो ये है, और एक है परिहार सिंह जी का, जो कि चित्रकूट के किसान कैसे जुड़े आपसे, ये जानना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शोभित जी, शुक्रिया। आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में हमने कुछ काम किया है, पर वो काम एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं था। हमने कुछ स्कूल्स में वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम सेटअप किए हैं, और अभी मध्य प्रदेश से काफी लोग हैं जो इंटर्नशिप के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो मिशन रीव के माध्यम से कुछ ऑनलाइन जो एग्रीकल्चर सपोर्ट एक्सटेंड की जा सकती है, उसको भी वहाँ पे ले जाने की प्रोसेस में है। लेकिन हमारा फुल फ्लेज्ड मिशन अभी मध्य प्रदेश में नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश से की थी। अभी हमने 2020 में
प्लान हमारा था एक्सपेंशन का कि हम बाकी स्टेट्स में भी पहुंचे, लेकिन कोविड की वजह से सारी व्यवस्थाएं थोड़ी धीमी हो गई हैं। जैसे ही समय खुलता है, मौसम बदलता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो इसी साल में हम करीब 12-15 स्टेट्स में पहुंचने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है बहुत सारे फार्मर्स मंडी में पहुंचते हैं और वहां पे बारिश की वजह से प्रॉपर वहां पे स्टोरेज कैपेसिटीज डेवलप ना होने की वजह से फसलें बर्बाद होते हैं। बहुत न्यूज हम देखते रहते हैं ऐसी। ऐसे में दिल तो बहुत करता है कि तुरंत उठ के उन फार्मर्स के बीच जाया जाए और उनके लिए कुछ काम किया जाए। पर मुझे लगता है आप जैसे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम जरूर इस बार मध्य प्रदेश में जमीन पर पहुंच के इंटरवेंशन को शुरू करेंगे, ऐसा हमारा गोल है। जी सर, यूट्यूब के जरिए है सवाल के चित्रकूट में किसान कैसे आपसे जुड़े? जी, चित्रकूट हो या कोई दूसरी स्टेट हो, दूसरा शहर हो, दूसरा कोई गांव हो, अब आप मिशन रीव की वेबसाइट को तो आप कल तक हम आपको इसका एक नेशनलाइज्ड लिंक भी प्रोवाइड कर लेंगे, मे बी बाय इवनिंग टुडे। उसमें आप अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं, एज मेंबर आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आप अपनी नीड असेसमेंट कर सकते हैं। एक बहुत यूनिक टूल है ये। आपने एज मेंबर अपने आप को इनरोल किया पोर्टल में ऑनलाइन, और उसके बाद आप स्वयं अपनी आवश्यकताओं का आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी क्या जरूरतें हैं। वो एजुकेशन को लेकर हैं, एग्रीकल्चर को लेकर हैं, हेल्थ को लेकर हैं, बिजनेस को लेकर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हैं, रूरल प्रोड्यूस मार्केटिंग को लेकर है, और जो सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, उसको लेकर है। जो भी आपकी जीवन को आगे बढ़ाने से संबंधित जरूरतें हैं, उन जरूरतों का आकलन आप कर सकते हैं। वहां पे आपको पोर्टल में सारी वो सुविधाएं मिलेगी। आपको सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चंस को और आगे सिलेक्ट करना है जो आपको सूट करता है। और वो असेसमेंट होने के बाद फिर आज की डेट में जो सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, वो टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, हमारी आपसे वार्तालाप हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। और कुछ काम ऐसे हैं, बिकॉज कोविड के मद्देनजर रखते हुए अभी फिजिकली मूवमेंट करना भी अलाउ नहीं किया गया है सिस्टम में, तो बाकी काम उसके बाद होंगे जब हम आप तक पहुंचेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो किए जा सकते हैं वो तो तुरंत शुरू किए जा सकते हैं। जी सर, इंदु जी का एक सवाल है कि मैम प्लीज इंट्रोड्यूस सर। मैम, इस कार्यक्रम की शुरुआत ही हमने किया था इंट्रोडक्शन से। एक एनजीओ है IRD नाम से, हिमाचल में। सर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये लोग ऑलमोस्ट सर जो है वो 360 डिग्री में काम करते हैं, एजुकेशन को लेकर, फार्मिंग को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। ये सब हर चीज में सर, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शोभित जी कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शोभित जी, आपको हमसे जुड़े आप। अंजू शर्मा जी का एक सवाल है सर, किसान कृषि में प्रोसेसिंग कार्य करना चाहे तो किस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम है एजुकेशन लेने के लिए? सर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम अलग से जो है वो इनको जानकारी दे देंगे। देखिए, हम टेक्निकल लेवल पे नहीं इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, जनरल चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जनरल इस पे बात करना चाहूंगा। जहां तक फूड प्रोसेसिंग को लेकर है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है किस एरिया की हम बात कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप्स वहां पे जिसको प्रोसेस करना है, क्योंकि हर क्रॉप के प्रोसेसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज एंड मीन्स हैं। तो हमें जानना पड़ेगा क्रॉप कौन सी है, उसको किस मॉडल में हम प्रोसेस करना चाहते हैं। और ट्रेनिंग को लेकर बहुत सारे एवेन्यूज आज की डेट में अवेलेबल हैं। पहले तो जो कुछ एक ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको अलग से शेयर की जा सकती हैं। और कुछ एक यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग भी करवाते हैं। पर हमें ये जानना जरूरी होगा पहले कि फूड प्रोसेसिंग में हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं, हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, सीरियल्स की बात कर रहे हैं, उसमें करना क्या चाह रहे हैं, हम किस लेवल की प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, लेवल 1 में जा रहे हैं, लेवल 2 में, या फिनिश प्रोडक्ट में हम जाना चाह रहे हैं। इसको एक बार समझना जरूरी है। उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के प्रोग्राम में कनेक्ट किया जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। अदरवाइज हम आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप अपनी नीड असेसमेंट हमारे पोर्टल के माध्यम से जब आप करती हैं, तो उसके बाद हमारी टीम आपके जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको समझ के आपको राइट गाइडेंस दी जा सकती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी पढ़ाई आपके लिए सूट करती है, कितने पीरियड में, किस कॉस्ट के साथ आपको मिल सकती है। वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है।
जी, सर मेरा जो अगला सवाल होगा आपसे वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा कि क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। तो एजुकेशन को लेकर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो तो रहे हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और बहुत सारे लोगों की राय भी हमने जाना तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजुकेशन को लेकर क्या काम कर रहे हैं, खासकर 10th क्लास से छोटे वाले बच्चों को कैसे आप लोग जो है वहां तक पहुंच रहे हैं, ये आप हमें बताएं। जी, एजुकेशन एक बहुत बुनियादी सेवा का क्षेत्र है और एजुकेशन में हम एक तो छठी से 10वीं क्लास के लिए हमने मैथमेटिक्स में ऑनलाइन कोर्सेज अपने डिजाइन किए हैं और वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन 3 मंथ्स के ऐसे ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हैं जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा ई काउंसलिंग पे काफी काम हो रहा है। वो करियर काउंसलिंग है, करियर इंफॉर्मेशन है, दैट इज वन पार्ट। और काउंसलिंग में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो लोग लाइफ को क्विट करने का भी बहुत सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी बहुत ज़्यादा अभी इंटरवेंशन चल रही है। कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ काउंसलिंग के टूल्स हमने डेवलप किए हैं। हम उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं कि जो जीवन को बहुत मुश्किल समझते हैं, हम उसको आसान बनाने में उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। तो काउंसलिंग का एक ये प्रोसेस अलग से है। हम ये देख चुके हैं अभी तक जो ऑनलाइन एजुकेशन का मोड है, बच्चे घर में मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल में पढ़ने से आंखों पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है और इंटरेक्टिविटी भी कम होती है, उसमें देख भी नहीं इजीली पाते हैं ठीक से। तो ये एक इसका आंखों पे असर, एक बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। हम कोशिश चाह रहे हैं ऐसा करना, मुझे नहीं पता इस पे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे। अब ये सिर्फ एक विचार है, ये इंटरवेंशन नहीं है। विचार ये है कि अगर हम टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकें, दूर में बैठ के जैसे सीरियल देखते हैं वैसे एजुकेशन के वो मॉड्यूल्स देख सकें, तो मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा। हम 2-3 चैनल से बात कर रहे हैं इसके लिए। अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम चाहेंगे कि हम टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज मोबाइल के माध्यम से काफ़ी दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही हैं। और डिजिटाइजेशन की प्रोसेस लगभग सारे सब्जेक्ट्स की हमारे एंड पे हो रही है। उन सब्जेक्ट्स को जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको आसान भाषा में, आसान तरीके से कैसे हम बच्चों तक पहुंचाए, इस पे काफी काम हो रहा है। हमारी R&D टीम, इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम काफी काम कर रही है। तो एजुकेशन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हम कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, हमारे साथ जो नए दर्शक जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। पंकज साहू जी कहते हैं कि क्या आपकी संस्था एमपी में भी काम करती है? सर, पंकज जी, अभी सर ने बताया है कि अभी पंकज ये एमपी में उतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है वो कुछ इंटर्न्स है जो कि इनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। तो हो सकता है बहुत जल्द ही सर एमपी में भी सर की ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू कर देगी। चगन सिंह जी कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का प्लांट स्थापित करने के लिए क्या आप सहयोग कर सकते हैं? वर्मी कंपोस्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, ये जानना चाहते हैं। सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, एमपी में जो काम करना है वो तो आपने जवाब दे ही दिया है। ऑनलाइन हमारा काम एमपी में भी शुरू ऑलमोस्ट हो ही रहा है। आप देखेंगे, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं तो हम आपसे शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। एंड जहाँ तक वर्मी कंपोस्ट का सवाल है, वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी अब दूसरी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं मार्केट में, और उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम कम समय में अच्छा मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तो वर्मी कंपोस्ट में हम वर्म्स का यूज करते हैं, उन कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस करने के लिए। जो मटेरियल होगा वहां पे बायो वेस्ट होता है। लेकिन अब इसके अलावा दूसरी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जहाँ पे वर्म्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजीज आपको साझा की जा सकती है, उस पर ट्यूटोरियल्स आपको साझा किए जा सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। उसकी जरूरत है पहले तो आप अपने खेतों से शुरुआत करें, आप देखें उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हमने तो इसको करके देखा है।
बहुत इसका असर हुआ है, खेती में काफी असर हुआ है, अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और क्रॉप की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है प्लांट की। और साथ ही में जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो हमारी जल रही है मिट्टी, उस जलन से मुक्ति मिलेगी इस मिट्टी को। मिट्टी की जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ है, वो काफी रिच हो जाएगी। ये इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसकी डिमांड भी है, डेफिनेटली इसमें मदद भी की जा सकती है। अगर आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं सेलिंग के लिए, हमारा जो मिशन ड्रीव का प्लेटफॉर्म है वो हेल्प कर सकता है और इसमें ट्रेनिंग भी आपको दी जा सकती है। वी कैन हेल्प यू इन दिस। जी सर, हमारा जो अगला सवाल है वो है लाल किशोर यादव जी का कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये क्या पॉसिबल है, ये आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देखिए, जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपने करने हैं, अपनी जमीन पर करने हैं। करना कैसे है, स्टेप्स क्या है, वो हम आपको डिस्टेंस से भी बता सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए ट्रेनिंग आपकी करवाई जा सकती है कि कैसे हम एक पूरा एक्शन प्लान खेती को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का बनाएं, किस किस वक्त आपने कौन सा काम करना है, कैसे करना है, वो सब आपको गाइड किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और आपके काम के बाद उसका जमीन पे क्या असर हुआ है उसको भी हम विटनेस कर सकते हैं। तो ये होने वाली चीजें हैं और इस पे काम किया जा सकता है। मुझे खुशी होगी अगर बल्क में लोग इस तरह से आगे आते हैं। देश को बचाने की जरूरत है इस वक्त, हम केमिकल से ऊपर उठें, स्वास्थ्य की ओर जाएं, स्वस्थ भारत की ओर जाएं। उसके लिए ऑर्गेनिक खेती का ही होना बहुत जरूरी है। उसमें जितनी भी मदद होगी हम करेंगे। और डिस्टेंस से ट्रेनिंग, डिस्टेंस से गाइडेंस, ये दोनों पॉसिबल है। इसके लिए वहां पे फील्ड में खुद रहने की जरूरत नहीं, किया जा सकता है। जी जी, तो हमारे दर्शकों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा आपसे वो होगा कि अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन बनने में, कोविड-19 वैक्सीन बनने में वक्त लगेगा, तो उस टाइम तक आपका और आपकी जो टीम की क्या प्लानिंग है कि कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे जोड़ना है लोगों को और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इन सब चीजों पे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? बहुत खूब। ये हमें फिलहाल मन में सभी को रखना पड़ेगा कि हमें कोविड के दौर में ही आगे बढ़ना है। और कब स्थिति ऐसी आती है कि सभी के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध हो, इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है और इतनी बड़ी आबादी पूरी दुनिया की है, सभी के लिए वैक्सीन कब उपलब्ध होगी इस पर सोचना भी बहुत मुश्किल है आज के दौर में। तो मान के चलें जितना भी समय लगता है, हम उस समय में कैसे आगे बढ़ें। जीवन की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए एक तो प्रिकॉशन जो हम सभी को लेनी है, मास्क की बात, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, वो सब ठीक है, लेकिन इंटरनली हम अपने आप को इम्यूनिटी रिच कैसे बनाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पिरुलिना चिक्की की हम बात कर रहे हैं, ऑयस्टर मशरूम की बातें कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। वायरस अगर आता भी है तो प्रभाव नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। हमें अंदर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मजबूत करना पड़ेगा, और वो मजबूती इन तरीकों से आ सकती है। दूसरा जो प्रिकॉशंस है, सरकार गाइडलाइंस इशू कर रही हैं, उनका तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही चाहिए। और तीसरा जो ऑनलाइन मोड में हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारे तरीके बदल सकते हैं, काम करने का नजरिया बदल सकता है, बदलना चाहिए। समय के हिसाब से परिवर्तन अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, वो समय उसको पीछे पिछाड़ देगा। तो जरूरी है लेट अस बी विद द टाइम। हम जैसे जैसे परिस्थिति बन रही है, हम अपने कार्य प्रणाली को परिस्थिति के अनुसार डालने की कोशिश करें। या तो हम में ऐसी ताकत हो कि हम परिस्थिति को बदल लें, वो तो अच्छी बात है अगर ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी दिखता नहीं है कोविड के संदर्भ में। इसकी परिस्थिति को मात्र तभी बदला जा सकता है जब वैक्सीन अवेलेबल होगी, अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है कि अपने आप को इतने स्वस्थ रखो कि वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी कुछ आए असर ना कर सके। तब तक हमें अपने आप को ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से, ऑनलाइन मॉडल के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। जो काम हम फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते थे, उन कामों को हमें डिस्टेंस से कैसे लर्न करें और कैसे फील्ड में अप्लाई करें, इन्हीं तरीकों को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके माध्यम से भी हम बदलाव ला सकते हैं। इनके माध्यम से भी हम उन्हीं उद्देश्यों को पा सकते हैं जो उद्देश्य हम अदरवाइज भी अचीव कर सकते थे। थोड़ा सा
डेयर करने की जरूरत है, हल्का सा अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत है, एक कदम आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है, तो ये संभव है। इसलिए इस स्टेज में भी घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या कोई ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है, समाधान जी निकल आता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पहले सबसे जो सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो है अपना सहयोग दिया हमारे कार्यक्रम में। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने इन सब चीजों के बारे में बताया। आप लोग इतने रोजगार से रिलेटेड और भी जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सारे दर्शकों का और ग्रीन टीवी का धन्यवाद। आप देश में कृषि क्रांति लाने के लिए जो ग्रीन टीवी कार्य कर रहा है बहुत सराहनीय है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि इस कोविड-19 महामारी के बीच जो है वो एनजीओ किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। साथ ही में हमने आपको बताया कि आईआईआरडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है लोगों को रोजगार देने के लिए, साथ ही में जो है एजुकेशन को लेकर क्या-क्या काम कर रहे हैं, किसानों को लेकर क्या-क्या काम कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें ग्रीन टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक पे। और आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।